जब एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे निकल गई तो वे बोले, जवान आवारा लोग पागलों की तरह आधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में एक मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी को अचानक याद आया और उसने कहा वह उड़ रही थी। वर्नन अंकल ने आगे वाली कार को लगभग टक्कर ही मार दी। वे अपनी सीट में पीछे मुड़े और हैरी की तरफ देखकर चिल्लाए और इस समय उनका चेहरा मूंछों वाले किसी बड़े चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती। डडली और पीरियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती, हैरी ने कहा। यह तो बस एक सपना था। परंतु वह सोच रहा था, काश उसने यह नहीं कहा होता। अगर डर्सली परिवार सवाल पूछने से भी ज़्यादा किसी बात से चिढ़ते थे तो वे ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज़ उस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए, चाहे वह सपने में या कार्टून में ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था इससे उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना शनिवार होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डर्सली ने गेट के बाहर डडली और प्रियर्स को बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई और फिर वे हैरी को जल्दी से वहां से हटा पाते इससे पहले ही वैन ने मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने मन मारकर उसे एक सस्ती सी लेमन आइस क्रीम दिलवा दी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी उतनी बुरी नहीं। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपना सिर खुजा रहा है और डडली से काफ़ी मिलता जुलता भी दिख रहा था, सिवाय इसके कि गोरिल्ले के सुनहरे बाल नहीं थे। बहुत लंबे समय बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वह इस बात का काफ़ी ध्यान रख रहा था कि डर्सली परिवार से थोड़ी दूर चले जाए ताकि डडली और पर्सियर को लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर होने लगे थे, कहीं उसे मारने के लिए अपना प्रिय खेल शुरू ना कर दें। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम लगभग ख़त्म हो गई थी। इस पर वर्नन अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली वाली ख़त्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में यह सोचा, उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। यहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी। कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियाँ और सांप थे जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल और चढ़ रहे थे। डडली और पर्सियर बड़े जहरीले कोबरे और आदमी को चकनाचूर कर देने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहां सबसे बड़े सांप को जल्दी ही ढूंढ लिया। वह वर्नन अंकल की कार को चारों तरफ अपने शरीर को 2 बार लपेटकर कार को कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था, परंतु इस वक्त वह ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सच तो यह था कि वह गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ाकर खड़ा रहा और सांप की चमकदार भूरी कुंडलियों को देखता रहा। इसे उठाओ, उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए कहा। वर्नन अंकल ने कांच पर ठक ठक की, परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बार और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वर्नन अंकल ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ठोका, परंतु सांप फिर भी नहीं वहीं सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आ भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारा सांप बोरियत के मारे मरा जा रहा है। साथ ही कोई नहीं सिवाय उन मूर्ख लोगों के जो दिन भर उसे तंग करने की कोशिश करते थे और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। यह तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा है। यह जहाँ इकलौता मेहमान पेटूनिया आंटी होती थीं जो उसे जगाने के लिए दरवाज़ा भड़बड़ाती रहती थीं। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने की इजाज़त तो मिल जाती थी। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोलीं। सांप ने धीरे, बहुत धीरे अपना सिर हिलाया और जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई तक नहीं आ गईं तब तक उड़ता रहा। उसने आंख मारी। हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी ही आसपास देखा और कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलट कर देखा और उसने भी आंख मार दी। सांप ने वर्नन अंकल और डडली की तरफ
सिर को झटका दिया और अपनी आंखें छत की तरफ उठाईं। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो वह कह रहा हो, मेरे साथ पूरे समय यही होता रहता है। मैं जानता हूँ। हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया, हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सांप उसकी आवाज़ को सुन कैसे सकता था? इसमें सचमुच बहुत चिढ़ छूटती होगी। सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने इसे पढ़ा, बोआ कंस्ट्रक्टर ब्राजील। क्या वहाँ पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बार फिर उसी साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, यह सांप चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ है। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राज़ील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी के पीछे से एक कनफोड़ू आवाज़ आई, जिसे सुनकर वे दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डजली, आइए और आप इस सांप को देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा यह क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। अगर तुम हटो बेटे, उसने हैरी की पसलियों में घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरान हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी उसे देख नहीं पाया कि क्या हुआ। एक पल पहले तक पर्सियर और डडली कांच के करीब उससे टिके खड़े थे और दूसरे ही पल वे दहशत से चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हाँफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेजी से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन के लोग चीखने चिल्लाने लगे और बाहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। जब सांप उनके पास से तेजी से सरकता हुआ गया तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुफकारते हुए, ब्राज़ील में आ रहा हूँ, शुक्रिया दोस्त, कहा। नाग भवन के पहरेदार सदमे में थे, परंतु कांच एक बार वह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया? चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पिटूनिया आंटी को एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और वह लगातार उनसे माफ़ी मांगता रहा। पर्सियर और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक में पटकी थी। परंतु जब वे वर्नोन अंकल की कार में वापस आए तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था और पर्सियर कसम खा रहा था कि सांप ने उसे दबोचकर मारने की कोशिश की। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वह थी जो पर्सियर ने कही। जब पर्सियर इतना शांत हो गया कि वह कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? वर्नन अंकल तब तक इंतजार करते रहे जब तक पर्सियर अपने घर नहीं चला गया और इसके बाद वे हैरी पर जमकर बरसे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से ही निकल रहे थे। वे सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी वहीं रहो, खाना नहीं। इतना कहने के बाद वे कुर्सी पर गिर पड़े और पिटूनिया आंटी को भागकर उनके पास ब्रांडी का एक पैक लाना पड़ा। हैरी काफ़ी देर तक अपनी अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वह सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वह नहीं जानता था कि कितने बज गए और इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकता था कि डजली परिवार अभी सो रहा होगा या नहीं। जब तक वे सो नहीं जाते तब तक वह किचन में जाकर चोरी से कुछ खाने का खतरा नहीं उठा सकता था। डजली परिवार के साथ रहते हुए उसे लगभग 10 साल हो गए थे। जहाँ तक उसे याद था, 10 दुख भरे साल। वह तब से यहीं रह रहा था जब से वह छोटा सा बच्चा था और उसके माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत के समय वह कार में था या नहीं। कई बार जब वह अलमारी में लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर जोर डालता तो उसे एक अजीब दृश्य दिखाई पड़ता, चकाचौंध कर देने वाली हरी रोशनी और माथे में बहुत तेज दर्द। उसने मान लिया कि यही वह एक्सीडेंट के क्षण थे। हालांकि उसे वह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरी रोशनी कहाँ से आ रही थी। उसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसके अंकल आंटी उनके बारे में कभी बात ही नहीं करते थे और सवाल पूछने पर बार बार उसे मना कर देते थे और उसे मारते थे। घर में उनकी एक भी फ़ोटो नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने देखता रहता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए आया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डजली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था। परंतु कई बार उसे ऐसा लगता था या शायद ये उसके मन का वहम था, जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वे बड़े अजनबी किस्म के अजीब अजनबी थे। एक बार जब वह पिटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया तो बैगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने उसकी तरफ देखकर
देखकर सिर झुकाया। पेटूनिया आंटी ने गुस्से होकर हैरी से पूछा कि क्या वह उस आदमी को जानती है, और इसके बाद में बिना पूछे बिना कुछ खरीदे वहाँ उस दुकान से तत्काल बाहर ले आई। सिर से पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया ने एक बार बस में उसके तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिलाया। बहुत लंबा जामुनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उससे हाथ मिलाया और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता, वे न जाने कहाँ गायब हो जाते। स्कूल में हैरी का कोई भी दोस्त नहीं था। सब जानते थे डडली का गैंग ढीले ढाले पुराने कपड़े और टूटे चश्मे पहने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।